स्टार्ट करें बेटा? चलो तो एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, शांति से सब सुनना एकदम ध्यान से। क्लियर है? पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, एनसीईआरटी से पढ़ना है और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है कि नहीं? ये हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, हो गया बॉटनी की, है कि नहीं? तो ये दो ऐसे चैप्टर हैं बॉटनी के जो कि एकदम एनसीईआरटी चले जाओ पढ़ते हुए, और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो हाँ, लेकिन अच्छा चैप्टर क्या है, जेनेटिक्स, बायोटेक, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा, मतलब बेसिक्स को करने की, और ताकि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इन चैप्टर से, आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और मान के चलो बहुत ज़्यादा खौफ रहता है बच्चों को न्यूमेरिकल से, जेनेटिक्स के, है ना? तो अप्रोच अलग है। और जबकि वहीं प्लांट फिजियोलॉजी एकदम स्मूथली चले जाओ एनसीईआरटी पढ़ते हुए, डे 1 से पढ़ना, कब से? और हर क्लास में लेके आना एनसीईआरटी। क्या बात समझ में आ रही? प्लांट फिजियो में अच्छा मैम पढ़ाएंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो बता रहा हूँ कि टू द पॉइंट एनसीईआरटी क्लास में खोल के ही रखना, याद रखना। उससे क्या हो, डबल इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको और इजी रहेगा बाद में। क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों को क्या हो रहा था, पूरा पेड़ हो जाता है, पूरा पेड़ ही पेड़, पौधे, तो थोड़ा सा कई बार इरिटेशन लगता है, तो साइकोलॉजिकली है। लेकिन उसको अपने को साइकोलॉजिकली नहीं सोचना, प्रोडक्टिविटी में देखना है उसको कि किस तरीके से अपन उसको अपने लेवल पर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में वो चीज़ काम नहीं आएगी, समझ में आ रही? ना ये चीज़ काम आएगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए काम आएगी। तो इन चीज़ों को हम उतना ही सीखेंगे जितने में हमारा काम हो जाए नीट का। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात अलग है कि नहीं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो आप पढ़ रहे हो एक एक चैप्टर, सारे चैप्टर फर्स्ट ईयर में दिए हुए हैं, सब चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, समझ में आ रही बेटा? रेस्पिरेशन, ब्लड ही बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें से। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, हाँ, जो अगर आप नॉलेज करोगे तो नीट में भी काम आएगी, नीट के बाद भी काम आएगी। प्लांट डाइवर्सिटी कोई नहीं पूछेगा, एनिमल डाइवर्सिटी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमंस, मैमल्स के सब आने चाहिए, तो बेसिक। क्लियर? अब ऑक्टोपस नहीं पढ़ना है तुमको, लेकिन पढ़ाते क्यों सर? फिर क्या नीड है? क्योंकि ये बात पता है कि सारे बच्चे तो डॉक्टर बन नहीं पाते, कई बच्चे बीएससी भी करेंगे, है कि नहीं? तो उनको भी तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उनके लिए फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम आ जाते हैं, प्लांट्स और ये सब, समझे? तो बायोलॉजी को सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं बनाया गया है, वो एक पोर्शन है जूलॉजी का जो कवर कर रहा है, लेकिन अदर देन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, वो भी एक कोर्स है। तो ऐसा थोड़ी है कि सारी चीज़ें वही आपको पढ़ाई जाए, तो एक पूरा ड्रास्टिक कवर किया जाता है चीज़ों को। नहीं, कई बार लगता होगा इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हर नीट की तैयारी करने वाला डॉक्टर नहीं बन पाता, तो उसकी ज़रूरत ये बन जाती है फिर, है कि नहीं? इसलिए पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाया जाता है। और ख़ुद को तो यही लेके बैठो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहो, और एकदम से मतलब मैं यही बोलूँगा कि लास्ट टाइम में बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, और अपना एक शेड्यूल को फॉलो करते चलो, नंबर में इंक्रीमेंट होते रहे। क्लियर है? अगर नहीं हो रहा तो उसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्या हेडेक हो रहा है ना? देख के समझ में आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जब आप भी डॉक्टर बनोगे तो आप भी बहुत सारी चीज़ें देख के ही समझ जाओगे। मज़ेदार चीज़ ये है कि पेशेंट बोले उससे पहले तुम उसकी बीमारी बता दो तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही सारे उनको पैर में क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, रात में सो रहे थे, ठीक है, और सुबह उठे तो बोले कि सर मैं तो कुछ खेला भी नहीं, कुछ चोट वोट भी नहीं लगी मेरे को, और क्या कहते हैं कुछ हुआ भी नहीं ऐसा, लेकिन मेरे को क्या हो गया, पैर में देखो स्वेलिंग आ रही है, ये थंब वाले एरिया पे रेडनेस है, और मैं कुछ भी नहीं लगा है वहाँ पे, मैं सोया हूँ, सो के उठा हूँ। तो मैं सीधा पूछा पानी कम पीते हो क्या? बोले हाँ सर 1 आध महीने से पानी कम पी रहा हूँ। तो बोले आपको कैसे पता चला? मैं बोला गाउट हो गया है, यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन हो गया है। क्या बात समझ में आया? बोले सही में? बोला जाओ आप टेस्ट करा के देखो, रिपोर्ट में आ गया गाउट है, यूरिक एसिड क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यूरिक एसिड का लेवल। बोला नहीं करोगे तो किडनी भी खराब हो जाएगी। तो एकदम तो क्लियर रहना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि आपको देखते समझ में आ जानी चाहिए अच्छा इसको क्या प्रॉब्लम है। अरे क्लियर है? समय के साथ साथ जब बड़े होगे तो सब सीख जाओगे, है ना बेटा? अभी ये सीखते हैं एकदम बेसिक चीज़ें।
देखते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं द फिजियोकेमिकल, क्या बेटा, द फिजियोकेमिकल, अगर मैं बात करूं एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? फिजियोकेमिकल में आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आता है वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल। डिलीटेड है, डिलीटेड है यहाँ से, है ना, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करें तो कौन आ जाता है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आ जाएंगे बेटा, अगर मैं बात करूँ पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर और क्या बोले कॉम्पिटिटर्स। लीड्स टू वेरिएशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, और ये क्या लेके चलते हैं बेटा, वेरिएशन डिफरेंट हैबिटेट में। और इस डिफरेंट हैबिटेट में आपको क्या समझ में आती है, अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें पॉपुलेशन रहती है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड निके। क्या बोलते हैं बेटा, निके। वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग नीचे भी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो क्या है बेटा, निके। क्या है, निके। व्हाट इज निके? अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्ट रोल, क्या बेटा, डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, इन इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है या क्या रोल है, उसको क्या बोलते हैं, निके। जैसे कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, हम इस इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, तो इस इन्वायरमेंट में हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, टॉप पे, टॉप मोस्ट कंज्यूमर है हम लोग, समझ में आया? और हमारा क्या योगदान है इस इन्वायरमेंट में, वो क्या कहलाएगा, निके। जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्थवॉर्म हो गया, वो एक तरीके का एनिलिडा है, एनिमल है। कैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, मॉइस्ट। क्लियर? वहां पे क्या करेगा, अर्थवॉर्म इज अ गुड डीकंपोजर, तो उसका रोल क्या हो गया, डीकंपोजर। क्या समझ में आया बेटा? और कहां पे आएगा, लोअर लेवल पे आएगा। समझ में आया? तो एक जब आगे समझोगे फूड चेन, तो टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, समझ में आएगा। तो अर्थवॉर्म क्या है, एक लोअर कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद उसका इन्वायरमेंट में काम है डीकंपोजर, तो वो क्या हो गया, निके। क्या हो गया, निके। तो निके का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म वो अपनी क्या हैसियत रखता है या कहाँ पे स्टैंड करता है अपने इन्वायरमेंट में, और उसका क्या परफॉर्मेंस है उसमें, वो क्या कहलाता है, निके। क्या कहलाता है बेटा, निके। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बाय दिस ईच ऑर्गेनिज्म टॉलरेट्स वेरियस कंडीशन, यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज। अब इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, टॉलरेंस की कैपेसिटी रखते हैं, और टॉलरेंस की कैपेसिटी से क्या आते हैं, वेरिएशंस। क्या आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा क्या पड़ने लगे, ठंड पड़ने लगे छत्तीसगढ़ में, धीरे धीरे टेम्परेचर, और अगर मैं बात करूं आज से 15-20 साल बाद टेम्परेचर कितना हो जाए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -0, -1, 2, 3 चला जाए, तो अब ये देखोगे 10-15 सालों में आपकी बॉडी में भी धीरे धीरे अडैप्टेशन आएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा। जो यहाँ पे डॉग्स या एनिमल रह रहे हैं उनकी भी बॉडी पे चेंजेस आएगा। जैसे कि उनके अगर मैं बात करूँ, जो कोट है वो बड़ा हो जाएगा, बाल घने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या आ रहा है, एडाप्टेशन। अच्छा, जिनमें एडाप्टेशन नहीं आएगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये क्या दिख रहा है, वाटर। क्या है, वाटर। फिर अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, टेम्परेचर की। किसकी बात करें, टेम्परेचर की। मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप खुद देखो, आपकी बॉडी की इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिस पे आपके एंजाइम्स काम करते हैं, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। अगर बेटा थोड़ा पानी कम ज्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ गया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। क्लियर है?
पूरी पूरी ऐसा होता है कई बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया, पूरी की पूरी बेटा स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी जो स्पीसीज थी इतनी एडवांस नहीं थी कि उस टेम्परेचर वेरिएशन को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। समझ में आया? तो एलिमिनेट हो जाएगी वो। तो अगर हम बात करें बेटा मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अगर हम बात करें जैसे कि ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है। अर्थ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या रहती है, इक्वेटर, क्या रहती है, इक्वेटर। ये क्या है, पोल, क्या है, पोल। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है, पोल। अरे ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे हम क्या होंगे, इक्वेटर से पोल के तरफ जाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या होते रहेगा बेटा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। मतलब जो हो जाएगी ठंडक बढ़ते चली जाती है टेम्परेचर की। ठीक है। एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, अगर हम बात करें प्लेन है, बीच बीच में क्या है बेटा, यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं। अगर हम बात करें, क्या दिख रहे हैं माउंटेन्स, तो ये सब क्या है, माउंटेन्स। और प्लेन से अगर हम कहाँ पे जाते हैं, माउंटेन पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा बेटा, हमको देखने मिलेगा टॉप इट्स रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर रीजन एंड हाई एल्टीट्यूड। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें डेजर्ट की, बात करें कहाँ पे बेटा, वहीं पे डेजर्ट की मैं बात करूं, क्लियर है? यहाँ पे तो टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में वही टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री प्लस, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है। इट डिपेंड्स कि आप किस रीजन पे रह रहे हैं। रीजन मतलब इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन में। अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो थोड़ा गर्मी होगी, इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे टुवर्ड द पोलर, ठंडक बढ़ते जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपना यहाँ पे इंडिया है, क्या है बेटा, यहाँ इस रीजन पे अगर बात करें इंडिया है, क्लियर इस तरीके से। तो आप जैसे इक्वेटर वाले रीजन पे रहोगे, ये यहाँ पे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, इधर राजस्थान हो जाएगा, क्लियर है, और इधर कश्मीर हो गया, इधर केरला हो गया। क्या बात समझ में आ रही? तो सेंटर वाले रीजन पे आप देखोगे तो हॉटस्पॉट है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप किधर बढ़ोगे बेटा, नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो क्या होते जाएगी, टेम्परेचर चेंज होते जाएगा। क्या बात समझ में आया? और उस टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग वहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब आप कश्मीर चले जाओ, वहां के लोगों को देखो तो एकदम गोरे, सुंदर सुंदर। गए, कौन कौन गया घूमने? अब बेटा अच्छे सुंदर लोग रहते हैं ना वहाँ पे एकदम। मतलब इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई लोग हैं तो वो कहाँ रहते हैं? लेकिन दिक्कत ये, वो अपनी बेटी देते नहीं जल्दी। समझ में आया? बोलते हैं कश्मीर में बसना पड़ेगा या कश्मीरी से शादी करेंगे। समझ में आया? तो बोला नहीं तो भाई नहीं चाहिए, बोला कश्मीरी मिर्ची ठीक है हमारे लिए। समझ में आया? और वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स कहाँ की होती हैं, पता है किसी को? दुनिया में सब, अच्छा इंडिया में सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर। लेकिन वो देते, क्लियर है, वो प्रिजर्व करके रखते हैं, कश्मीर टू कश्मीर, है ना। आर्टिकल हट गया बेटा, है कि नहीं, 370, लेकिन वहां पे यह आर्टिकल नहीं हट पाया है अभी। समझ में? अच्छा क्या चीज? आसाम में सबसे सुंदर, क्या बातें करो, नहीं बेटा कश्मीर है, ठीक है। और वर्ल्ड में वेनेजुएला, कहाँ पे? वेनेजुएला। बेटा यूपीएससी में पूछा जा सकता है। हाँ, जाना जरूरी है। तो बेटा डॉक्टर बन जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा तो पापा को बोल देना कहाँ जाना, बोलना वेनेजुएला जाना है घूमने। क्लियर है? कोई बात नहीं, 2 टिकट कटाना, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त के लिए। तो मेरे को मत घूरा करो ऐसे। एवरेज टेम्परेचर, क्या बेटा? एवरेज टेम्परेचर। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो कहाँ मिलेगा बेटा? इन थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्लियर है बेटा? एक्सीडेड 100 डिग्री सेल्सियस। और आप देखे होंगे ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफिलस,
फाउंड इन एसिडिक पीएच एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर है? अरे पढ़े नहीं पढ़े? आर्कीबैक्टीरिया, वेरी गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लो या यहाँ से टीनोफोरा पढ़ लो, दोनों एक ही जैसा पैराग्राफ है छोटा सा। क्लियर है? ये देखो दिख रहा है। अगर बात करो मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्री, जैसे कि कनाडा, समझ में आया? वहां पे मैंगो ट्री लग ही नहीं सकते, क्योंकि क्या चाहिए इनको? प्रॉपर टेम्परेचर, सॉइल, इन्वायरमेंट, तो इस हिसाब से ग्रो होंगे। तो वहां पे बेटा आम की कीमत बहुत ज्यादा है, यहाँ तो घर घर में मिल जाते हैं, डंडा मारे 2 आम गिरा दिए और खा रहे हैं। और वहां बेटा आम के लिए तरसते हैं लोग, समझ में आया? वहां आम के लिए लोग तरसते हैं। तो क्या होता है ना, जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब बेचारे लोग सोचते होंगे आम का पेड़ कैसे दिखता है, कितना ऊंचा होता होगा, अच्छा अलग अलग तरीके के होते हैं, अरे बाप रे इतनी वैरायटी होती है, समझ में आया? तो मतलब क्या इमेजिन कर, तुम लोग ऐसे दोस्तों को एवोकाडो खाने को मिल जाए, है कि नहीं? खाए हो कभी? देखे हो? 2-4 लोग तो बोल रहे हैं क्या है, इंसान है कि जानवर है? बेटा फ्रूट है, क्या है? फ्रूट, पता है कि नहीं? वो देखो बोल रहे नहीं पता, इधर मत देखो बार बार। कोई बात नहीं, गूगल करके देखना। देखो बढ़िया आम लगे है ना। हाँ ये देखो फिश दिख रही, कौन बताएगा कौन सी फिश है? वहां लिखा है क्या? वहां कहाँ देख रहे हो? हाँ कौन सी फिश है ये? टूना फिश है। क्लियर है? चलो यहाँ लिखा है ना। तुम लोग क्या लगा दीदी इंटेलिजेंट हो गई बहुत ज्यादा, मतलब देख के मछली बता देंगी क्या? दीदी बंगाल से तो नहीं है। क्लियर बेटा? देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला फॉरेस्ट। केरला के जंगलों में जाओगे तो आपको स्नो लेपर्ड भी नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर बात करो, टूना फिश आर रेयर बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, बताया था अभी, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। अगर बात करें बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब मेरे को बताओ कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? एंजाइम क्या काम करते हैं? हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, गुड। ऐसा बोल तो सब एकदम भेड़ बकरी, हाथ उठाया करो ना सर, है कि नहीं? नेक्स्ट आओ देखो, ये देखो सब दिया है। बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप। अगर बात करें यूरोथर्मल और स्टीनोथर्मल। यूरोथर्मल क्या होता है बेटा? दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और अगर बात करें स्टीनोथर्मल क्या होते हैं? दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या है बेटा, यूरोथर्मल की स्टीनोथर्मल? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाहिए यहाँ से पूछे चाहे कहाँ से पूछ ले, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करके पूछ ले, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्मिनोलॉजी रिलेट की जा सकती है। क्लियर है? अब एनिमल किंगडम में भी डाल के पूछ सकता है, मैमल्स आर क्या होते हैं, ह्यूमंस किस में आते हैं, तो किस में आते हैं बेटा? यूरोथर्मल। हम बहुत ज्यादा वाइड रेंज को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो लोग ग्रीनलैंड में भी रहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड तो बर्फ होती है क्या वहाँ पे? वहाँ तो पूरा घास है कि नहीं बेटा? घास नहीं है, तो ग्रीनलैंड में घास नहीं है, हरा भरा नहीं है। अरे यार ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड बोलते क्यों फिर? नाम है बेटा। ग्रीनलैंड ना पूरा बेटा अगर बात करें तो बर्फ से ढका हुआ, वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। समझ में आया? पहली बात तो लोग बचपन में सोचते हैं ग्रीनलैंड हरा हरा लैंड होगा, पूरा हरी भरी खेती होगी, जितना हरा सोच रहे उतना सफेद होता है वो। तो वहाँ समझ में आया, वहाँ खेती का पेड़ भी नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग फिर भी रहते हैं ऐसी जगहों पे। अब आप दूसरा देखो, अब बताओ अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, जैसलमेर में लोग रहते नहीं रहते हैं? रहते
रहते हैं ना। अब तुम देखो बेटा सेंट्रल इंडिया में तुम लोग रहते हो नहीं रहते हो, रहते हैं ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ह्यूमंस जो जाते हैं वाइड रेंज में रहते हैं पूरी अर्थ में। क्यों? क्योंकि हम क्या है बेटा, अगर बात करूं यूरोथर्मल, स्टीनोथर्मल की अगर मैं बात करूं जैसे कि पोलर बियर हो गया, समझ में आया, पेंगुइन। बचपन में सोचा करता था पेंगुइन पालूंगा करके, मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। तो मेरे मामू क्या बेवकूफ़ बनाते थे मेरे को, मैं एक दिन तेरे को लेके चलूंगा, मेरा दोस्त है वो 2 पेंगुइन पाल के रखा है तालाब में। तो मैं ना क्या हुआ कई सालों तक मतलब बेवकूफ़ बना इस मैटर में। बोलते थे कि ये उमरिया के पास मेरा एक दोस्त है वो 2 पेंगुइन पाल के रखा है, तेरे को लेके चलूंगा ना। वो लेके गए ना, पेंगुइन देखा बड़ा हुआ तो समझ में आया रह ही नहीं सकता यार। क्या बात समझ में आ रही बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं वाटर, क्या है वाटर। वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल एडाप्टेशन टू लिमिटेड वाटर। क्लियर है? अब ये यहाँ से क्या बात आती है, जो डेजर्टिक एनिमल होते हैं इनके पास एक तरीके का एडाप्टेशन है, और उस एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो लिमिटेड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंगारू रैट है ना, बताया था लॉन्गेस्ट लूप ऑफ एनले, क्लियर, मोर वाटर कंजप्शन, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, उसका तो यूरिन भी सॉलिड रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद कैमल, समझ में आ रही है? तो कैमल क्या करता है बेटा, जब डेजर्ट में रहता है तो यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता बहुत ज़्यादा, तो क्या करता है, उसका जो यूरिया है टिश्यू में स्टोर करके रखता है। आया था क्या ये क्वेश्चन? ऐसा नहीं आया था, ऑप्शन में था नहीं, इसके पहले आया था। चलो तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये भी क्या एक तरीके का एडाप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं तो वाटर ही चल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच इज इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करूं, आप किसी भी पानी को नहीं पी सकते हो, क्लियर है। द सॉल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी इज अ पार्ट ऑफ द, अगर बात करूं पर 1000 इज कितनी होनी चाहिए बेटा, इनलैंड लेस देन, अगर मैं बात करूं सी में 30 to 35, और क्या हो जाएगा हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स में कितनी होती है बेटा, मोर देन 100। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स में कैसे बैक्टीरिया पाए जाएंगे, हेलोफाइल्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्या पूछेगा बेटा, तुम्हारा हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो ये तुम्हारा वहां से रिलेट हो गया। है नहीं सिलेबस में, लेकिन पढ़ाने का रीजन ये समझो ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इन सब जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा बस उसको मार्क और यूज करना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें से बहुत ज्यादा, क्लियर है। उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बस निकाल के रखो। वाटर अगर बात करूँ बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ द सैलिनिटी, तो ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप, एक यूरोहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। अब यूरोहेलाइन कौन होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीनोहेलाइन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है? अब वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी चेंज है तो वो रह जाएंगे, क्लियर है। अगर हम बात करें किसके बेटा, यूरो टॉलरेट वाइड और ये नैरो। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लीव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं सॉल्ट वाटर वाले जो कि फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, और फ्रेश वाटर वाले सॉल्ट में नहीं रह सकते ड्यू टू क्या रीजन है बेटा, ऑस्मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लिख लो, ये पाइसेस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पाइसेस से रिलेट करके। कौन कौन सी बेटा, अगर मैं बात करूं बोनी फिश और कार्टिलेजिनियस फिश से रिलेट करेगा, जो कि एक सी वाटर होती है और कहाँ होती है, तुम्हारी फ्रेश वाटर में पाई जाती है।
फिर अगर मैं बात करूं दूसरा कहाँ से फॉर्म किया जा सकता है क्वेश्चन, याद करो बेटा, कुछ ऐसी मछलियां थी, याद आ रहा है, जो समुद्र से बच्चे देने कहाँ आती थी, फ्रेश वाटर में, याद आया, और फिर बच्चे देके वापस जाती थी और जाते जाते मर जाती थी, समझ में आया, क्लियर। फिर उनके बच्चे फिर ग्रो होके मेटामॉर्फोसिस के बाद जाते थे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी फॉर्म फ्रेम किया जा सकता है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या दिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये क्या है, गोल्ड फिश दिख रही है, ये क्या है, कॉमन मोली, क्लियर है। उधर क्या दिख रहा है बेटा, अगर बात करूं केकड़ा, और इधर क्या दिख रहा है बेटा, हैडॉक, क्लियर बेटा, और यहाँ क्या है, गोल्ड फिश। तो अगर बात करूं यूरो हैलाइन का मतलब ये वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गोल्ड फिश क्या नेचुरल फिश है? गोल्ड फिश इज नॉट अ नेचुरल फिश, आर्टिफिशियल फिश है, लेबोरेटरी में तैयार की गई है। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, लाइट। लाइट की अगर बात करूँ, सन इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे सिर्फ एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं बात करूँ, प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एकदम क्लियर बात है, बच्चों वाली बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अब देखो, अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, बहुत घना जंगल होगा, जहाँ बड़े ट्री होंगे, छोटे ट्री होंगे और सबसे छोटे ट्री होंगे, लेकिन वहां पे सब ग्रो कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप देखोगे नीचे लेवल तक सनलाइट प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, जो ट्री होते हैं उसको घेर के रख लेते हैं और नीचे तक आने नहीं देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो नीचे लेवल पे पाए जाने वाले ट्री होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं लो सनलाइट के लिए, ताकि वो लो सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। एबायोटिक फैक्टर, लाइट, प्लांट सनलाइट, फोटोसिंथेसिस लो नहीं। चलो, मैनी प्लांट डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर, अगर मैं बात करूं किस पे बेटा, फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लावरिंग। मतलब फोटोपीरियडिज्म का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग होती है या नहीं होती। मतलब लाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग। क्लियर है? तो कुछ ऐसे होंगे जब बहुत हाई इंटेंसिटी होगी लाइट तभी फ्लावरिंग करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लो इंटेंसिटी में करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एकदम वेरी एकदम लो में करेंगे। तो ऐसे प्लांट के एग्जांपल देखो आप, कुछ देखना प्लांट कब खिलते हैं, गर्मियों में, कुछ बरसात में, कुछ ठंड के मौसम में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं, फोटोपीरियडिज्म। क्लियर बेटा? मैनी एनिमल यूज द डाययूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट। अभी समझ में आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं। अगर बात करें लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोपीरियडिज्म फॉर अ टाइमिंग देयर फॉर गेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन एक्टिविटी। अब लाइट की अवेलेबिलिटी भी बताती है कुछ ऑर्गेनिज्म को कि क्या करना है, कब चरने जाना है, कब वापस आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काऊ जो होंगी घर की, उनको आप छोड़ दो तो आप देखना जैसे ही सनलाइट ऊपर होगी, इंटेंसिटी बढ़ेंगी तो घास चरने लगेंगी, जैसे ही डिम होने लगेंगी वापस आ जाती हैं ऑटोमेटिक। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है रात में लें, नहीं, क्योंकि उनका डाययूरेनल जो साइकिल है वो किस पे बेस्ड है, लाइट की इंटेंसिटी पे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। अगर मैं बात करूं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि लाइट की इंटेंसिटी से माइग्रेट भी कर जाते हैं, क्या बात है, माइग्रेशन शो करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स में सीजनल रिप्रोडक्शन होती है, साइकिल चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग विंटर के मौसम में ही कर पाते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनकी साइकिल ही ऐसे क्या है, मॉडिफाइड है। लाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। डीप कुछ नहीं पढ़ना है सब। सॉइल, ये देखो बेटा सॉइल के बारे में ये पॉइंट, दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड अगर बात करूँ पैरामीटर्स लाइक पीएच, क्या चीज, पीएच, और उसके बात करूँ मिनरल कंपोजिशन एंड क्या होगी बेटा, टोपोग्राफी, डिटरमाइन द वेजिटेशन एंड एनिमल इन द एरिया। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है ये चीज़, फिर से बता रहा हूँ।
उन्हीं पॉइंट्स को मैं सिर्फ इस पे ले रहा हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरे क्लियर है? क्योंकि ये पॉइंट्स वो हैं जो कि दूसरे चैप्टर से रिलेवेंट है ना, तो अगर वो दे देंगे तो आप इसको ये नहीं बोल सकते सर आप वहाँ से दिए हो, वो जस्टिफाई कर देंगे कि हम यहाँ पे पढ़ाएं इस चैप्टर में, उससे रिलेट करके दिए हैं। और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो 100% तुम इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, तुम खुद से बोलोगे नहीं आएगा। और तुम पढ़ भी लोगे तो फिर ये नहीं जस्टिफाई कर पाओगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सर इसमें से क्या याद रखें। तो जितने पॉइंट बोल रहा हूँ उतने पॉइंट मुश्किल से एक पेज में आ जाएंगे, समझ रहे? एक पेज के नोट्स बना लेना उसके, जो मार्क कराए एनसीईआरटी, बस उनको ध्यान में रखना, बेसिक चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द टाइप ऑफ, अगर मैं बात करूं बेनेटिक एनिमल, और क्या है बेटा एक कौन सा दे रखा है, रेगुलेट एबायोटिक बिहेवियर, थर्मो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट माइग्रेशन, ये भी गायब है ना पूरा, नहीं तो ये नहीं तो इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं तो क्वेश्चन आता था बेटा केवलादेव नेशनल पार्क वाला, क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे PYQ में, तब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? और इसमें कुछ तो नहीं है। हाँ ये कन्फर्मर, इसीलिए आपको याद होगा तो मैं तुमको वहाँ भी नहीं बताया था, क्या बोलते हैं पढ़े थे ना अपन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेटर, कन्फर्मेंस, याद करो छुड़वाया था ना? वो क्यों छुड़वा दिया था? क्योंकि हट गया है, क्लियर है? और ये भी बोला था कि इकोलॉजी में अगर मैम पढ़ाएंगी तो वो पढ़ा सकती हैं आपको, ठीक है। तो देखो हाइबरनेशन पता है, अरे पता है कि नहीं पता है, एस्टिवेशन पता है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी, ये वहीं पे बता दिया मैं क्या होता है, ठीक है। समर स्लीप और विंटर स्लीप, देखो भालू सो रहा है हाइबरनेशन में, क्लियर है। मड फिश दिख रही है बेटा इन आ ड्रेन, ये देखो सो रही है। अगर मैं बात करूं एस्टिवेशन, शंख, स्नेल, मेंढक, देखो ये अडाप्टेशन क्या है, बढ़िया बढ़िया चीज थी। ये ओपनशिया का एग्जाम्पल पूछा हुआ है ये, क्लियर है। संकन स्टोमेटा पूछता था, थिक क्यूटिकल, तब ये सब पढ़ने ये देखो इसको, देखिए क्या मस्त लग रही है कि नहीं। अब बताओ एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, जिसको क्या बोलते हैं ब्लबर, क्लियर, थिक लेयर होती है जो कि क्या करती है, इसको बचा के रखती है ठंड से और ठंडे पानी से, इंसुलेटर का काम करती है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, कौन सा, ब्लबर और सील वाला, लिख लो या मार्क कर लो, ये एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेट करके पूछ सकता है। और दूसरा कहाँ से बेटा, एनिमल टिश्यू से, फैट, जो बोल रहा हूँ उसको मार्क कर लो, लिख लो। हो गया? आज मैं तुमको वो लिस्ट भेज दूंगा इकोलॉजी में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो भूल के मत पढ़ना, जो पढ़ा रहा हूँ जो मार्क कराया हूँ बस उसको देखना। ऑलरेडी देखो एक चैप्टर हट गया है, 3 चैप्टर बचे हैं, और 3 चैप्टर में से चैप्टर से भी कंटेंट उड़ गया है कि नहीं, तो बहुत रिड्यूस्ड हो गया है मामला। कर लिए? देखो जैसे आर्कीबैक्टीरिया दिया है, आर्कीबैक्टीरिया फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। मैनी फिश, अगर मैं बात करूँ थ्री इन अंटार्कटिक वाटर, टेम्परेचर कितना होता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो कभी सोचते क्यों नहीं हो कि बर्फ तो जम जाती है, मछलियाँ क्यों नहीं जम पाती हैं? चलो इसका रीजन क्या हो सकता है, अंटार्कटिक रीजन में अगर मैं बात करूं तो बर्फ जम जाती है पूरे पानी में, अरे जमती नहीं जमती है, अच्छा नीचे पानी रहता है, अच्छा तो उस उतने टेम्परेचर पे जब बर्फ जम सकती है तो मछली क्यों नहीं जमती है?
नीचे क्या रहता है टेम्परेचर? कम रहता है। पानी गर्म रहता है नीचे, तो फिर बर्फ नहीं बना रहता है। तो लेकिन उतने टेम्परेचर पे बर्फ तो बन जाती है ना, चीज़ें नहीं बनती हैं। प्रेशर, हाँ वेरी गुड, लिखा है ना। क्लियर है? बात करूँ, देखो ये क्या बता रहे, किस तरीके से अडेप्टेशन होता है। एट अ हाई एल्टीट्यूड प्रेशर वी फील एल्टीट्यूड सिकनेस। इंपॉर्टेंट है, बताया था एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी वहाँ पे। तो इट्स सिम्टम क्या होगा, नोजिया, और क्या होगा, हार्ट palpitation and fatigue. This is due to the atmospheric pressure, so body does not get enough oxygen. Gradually we automatically the situation, the body component low oxygen availability, increase RBC and breathing rate बढ़ जाएगा, decrease the binding capacity of hemoglobin. अरे ठीक है, ये देखो एकदम समझ में आ रही क्या बेटा, डेजर्ट लेज़ार्ड। क्लियर? मत देख रहे ना, 2-4 लोग बोले सर ये तो मेरे को लग रहा है खुद ही को देख रहे हैं आईने में। देखो कितने मत दिख रहे हैं, ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे डाल दूंगा तुम लोग के ऊपर, भाग जाओगे, डर जाओगे। क्लियर? तो इसी तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। लाओ पेपर डिस्कशन निकालो, करते हैं आज, ठीक है।